नमस्कार पढ़न्तुओं। YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। द पढ़न्तु क्लासेस की तरफ से मैं जी.के. साहू आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो CGACF रेंजर एग्ज़ाम का जो पेपर नंबर 2 है उसका जो पार्ट 7 है वानिकी फॉरेस्ट्री, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर? चूँकि आज फॉरेस्ट्री का पहला लेक्चर आपके सामने मैं लेकर आया हूँ, तो सबसे पहले एग्ज़ाम के हिसाब से यहाँ से कितने प्रश्न बनते हैं, क्या वेटेज है, और थोड़ा सा सिलेबस का एक हम लोग ओवरव्यू देखते हैं। उसके बाद फिर मैं इसका जो पहला टॉपिक है सिल्वीकल्चर, उसके बारे में आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। क्लियर है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि CGACF रेंजर का जो आपका पेपर नंबर 2 है, उसमें आप यदि देखेंगे तो पेपर 2 में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, ठीक है, पर्यावरण विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, फिर आपका कृषि, एग्रीकल्चर, और फिर आपका है क्या, साइंस एंड टेक यानी कि विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी, और फिर इसका पार्ट 7 जो है वो है आपका वानिकी यानी कि फॉरेस्ट्री। क्लियर है? अब देखिए, CGACF के जो दोनों पेपर हैं, पेपर 1 हो या पेपर 2, दोनों में आपके 150 क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है, 150 प्रश्न। तो उस 150 के हिसाब से यदि मैं पेपर 2 को अलग अलग यदि डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, ठीक है, वेटेज के हिसाब से, क्वेश्चन के वेटेज के हिसाब से, तो जो फॉरेस्ट्री है यहां से आपका उस 150 में से 22 से 25 जो प्रश्न हैं वो यहां से आने चाहिए। क्लियर है? ठीक। लेकिन इस फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट का यदि आप सिलेबस देखें, ठीक है, तो उसमें आपको इकोलॉजी का भी एक पार्ट मिलेगा। क्लियर है? ठीक। बायोडाइवर्सिटी का आपको इसमें एक टॉपिक मिलेगा, प्लस इसी में आपका एक तो एग्रो फॉरेस्ट्री हो गया और आपका सोशल फॉरेस्ट्री। क्लियर है? तो इसके जो कुछ पोर्शंस हैं वो आप इस एनवायरमेंटल साइंस में, ठीक है, इसमें आप पढ़ेंगे, है ना। जो आपका डाइवर्सिटी वाला पार्ट है, इकोलॉजी वाला पार्ट है, वो इसमें आज आपका आ जाएगा। एग्रो फॉरेस्ट्री और सोशल फॉरेस्ट्री का जो कुछ पोर्शन है वो आप एग्रीकल्चर में देख लोगे। ठीक है, कुछ जैसे कि आपका सॉइल कंजर्वेशन है ना, मृदा संरक्षण वाला जो पोर्शन है वो आप एग्रीकल्चर में भी आप उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्योर अगर फॉरेस्ट्री से कितने प्रश्न आएंगे यदि पूछा जाए तो इसमें आप इसको थोड़ा कम कर लीजिए। ठीक है, 15 क्वेश्चन जो है प्योर फॉरेस्ट्री से आने हैं, ये आप मान के चलिए। क्लियर है? ठीक। अब आपका टोटल जो प्रश्न है वो कितना आएगा? 150। अब अभी तक के एनालिसिस के हिसाब से इस 150 में से यदि 90 से 100 प्रश्न यदि आप कर लेते हैं, ठीक है, तो आप मान के चलिए कि ये एग्जाम जो है वो आपके हाथों में है। ठीक है, आप क्रैक कर सकते हैं। ठीक, तो इस 90 to 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आप मान के चलें कि फॉरेस्ट्री का जो 15 क्वेश्चन आ रहा है इसमें से आपको 12 से 13 प्रश्न बिल्कुल आपको करने होंगे। ये आपका अटेम्प्ट की मैं बात कर रहा हूं। क्लियर है? ठीक है, तो यहां से ये एक क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो मैंने आपको बता दिया। क्लियर है बात इतनी? ठीक है, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखें और इसके हिसाब से फिर हम अपनी तैयारी जो है वो आगे करेंगे। क्लियर है? ओके। नाउ दूसरी जो चीज है, आज इस टॉपिक का सिल्वीकल्चर जो टॉपिक है ना, पहला टॉपिक, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? सिल्वीकल्चर, है ना, इसको हिंदी में या इंग्लिश में दोनों में ही हम लोग सिल्वीकल्चर ही बोलेंगे। क्लियर है? अच्छा, एक और चीज बता दूं कि फॉरेस्ट्री जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो मेनली जो इसका कंटेंट आपको कहीं भी मिलेगा तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी में इसके कंटेंट्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में ही आपको इसके कंटेंट्स या बुक्स वगैरह जो भी आप रेफरेंस में लेंगे वो आपको मिलेगा। ठीक है, बट आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखूंगा और हिंदी में आपका जो है मैं इसको समझाते भी चलूंगा। क्लियर है? ठीक। अब देखो आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसको पहले समझ लीजिए। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें सिल्वीकल्चर तो हमको पढ़ना ही है, लेकिन जो मेन हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? फॉरेस्ट्री। क्लियर है? तो मैं डायरेक्ट सिल्वीकल्चर से स्टार्ट नहीं करूंगा, थोड़ा सा बेसिक हम लोग फॉरेस्ट्री का भी देखेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फॉरेस्ट्री।
फॉरेस्ट, ठीक है। वन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि वन क्या होता है, उसका एक बेसिक जो है डेफिनेशन वगैरह हम लोग देखेंगे, बहुत इसमें हमको डिटेल नहीं जाना है, ठीक है। बेसिक चीजें हैं। सिल्वीकल्चर को अच्छे से समझने के लिए या इस सब्जेक्ट को समझने के लिए मैं शुरुआत यहां से कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग फॉरेस्ट यानी कि हम वन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा कि भाई फॉरेस्ट्री क्या होता है, यानी कि वानिकी क्या है, क्लियर। इसके बारे में एक छोटा सा देखेंगे। फॉरेस्ट्री में इसके टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्री क्या क्या है ना, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर मैं इस सिल्वीकल्चर टॉपिक में आऊंगा, और सिल्वीकल्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सिल्वीकल्चर क्या है, ठीक, व्हाट इज सिल्वीकल्चर, इसको पहले समझ लेंगे, ओके। उसके बाद फिर समझेंगे इसके डेफिनेशन के बारे में, अलग अलग परिभाषाएं जो दी गई हैं वो परिभाषा हम लोग देखेंगे, यहां से प्रश्न आता है, इसको ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि भाई आखिर ये सिल्वीकल्चर पढ़ना क्यों है, ठीक है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव टू स्टडी दिस सिल्वीकल्चर, क्लियर है, उसको हम लोग समझेंगे ऑब्जेक्टिव को। उसके बाद फिर हम देखेंगे इसका रिलेशन, ठीक है। What is the relation of this silviculture to the other branches of forestry? क्लियर है, फॉरेस्ट्री के अलग अलग शाखाओं के साथ इस सिल्वीकल्चर का क्या रिलेशन है, ओके, ये कैसी भूमिका वहां पे निभाता है, इसके बारे में हम लोग वहां पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये रिलेशन हम लोग देख लेंगे। उसके बाद फिर ये जो फॉरेस्ट्री की हम बात कर रहे हैं मेनली, इसका हिस्ट्री हम लोग एक छोटा सा देखेंगे, ठीक है, कि आखिर जो फॉरेस्ट्री है या फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो भी चाहे स्वतंत्रता से पूर्व हो, ठीक है, या प्राचीन इतिहास में हम लोग इसको थोड़ा सा जा करके देखेंगे कि किस तरीके से फॉरेस्ट या वन से संबंधित या वृक्षों से संबंधित कार्य किए गए हैं। सरकार ने क्या क्या इसके लिए प्रयास किए हैं, अलग अलग सरकारों ने, चाहे वो ब्रिटिश सरकार हो, चाहे फिर वो स्वतंत्रता के बाद की जो सरकार है उसने क्या प्रयास किए, उसके बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू हम लोग देखेंगे, क्योंकि वहां से भी प्रश्न आता है कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यहाँ पे काम कर रही हैं, क्या क्या नीति या पॉलिसीज आई हैं, ठीक है, उसको एक छोटा सा हम लोग देखेंगे बस शॉर्ट में, बहुत उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको एमसीक्यू बेस्ड तैयारी भी करनी है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड तैयारी करनी है, इसलिए मैं वहां पे आपको कुछ डिटेल्स बताऊंगा। क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलिए अब जो टॉपिक है मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम लोग ये फॉरेस्ट, फिर फॉरेस्ट्री, फिर सिल्वीकल्चर, ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। क्लियर है, ठीक। देखो, चलिए आगे बढ़ने से पहले एक इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है वो लॉन्च हो चुकी है सीजी एसीएफ रेंजर एग्जाम 2020 के लिए, ठीक है। उसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है आप लोग 3 जुलाई से कर सकते हो, और एग्जाम जो है वो आपका 15 जुलाई से स्टार्ट है, ठीक है। तो देखिए जो शेड्यूल जो बना हुआ है वो हमारे जो क्लासेस चल रही हैं उसके अकॉर्डिंगली हमने बनाने का प्रयास किया कि आपका सिलेबस जो उसके आधार पे कंप्लीट हो जाए, लेकिन फिर भी जो है एग्जाम जो है वो ओपन फॉर ऑल है, तो आपको एग्जाम देना है, क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से और ऑब्जेक्टिव करने से नहीं होगा, हमको आत्म आकलन के लिए, सेल्फ एनालिसिस के लिए टेस्ट देना भी जरूरी है, ठीक है। तो हमारा जो टेलीग्राम लिंक है उसमें आप चले जाइए, जो एफबी पेज है हमारा उसमें चले जाइए, आपको बाकी डिटेल्स वहां से मिल जाएगी, ओके। चलिए आगे देखिएगा, स्टार्ट करते हैं फॉरेस्ट, ठीक है। अब देखो फॉरेस्ट जो है ये एक लैटिन शब्द से बना है, ठीक है, एक लैटिन भाषा का शब्द है, और वो है क्या, फॉरेस्ट, क्लियर। यहां से फॉरेस्ट वर्ड आया है, तो यहीं से 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाते हैं, आप ध्यान में रखिए। पहला प्रश्न ये आता है कि फॉरेस्ट जो शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है, तो लैटिन भाषा से लेना है आपको आंसर, और यदि पूछा जाता है कि लैटिन भाषा के कौन से शब्द से लिया गया है, ये प्रश्न पूछा गया, तो वहां पे आप आंसर लेंगे फॉरेस्ट, FORIS, क्लियर है बात, ठीक। अब देखिए ये जो लैटिन वर्ड है फॉरेस्ट, इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब होता है एरिया आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ विलेज, क्लियर है। किसी गांव का जो एरिया है उसके सीमा से बाहर का जो एक, समझ लीजिए कि एक पर्टिकुलर अनप्रोडक्टिव जो लैंड होता है, ठीक, उसको हम कहते हैं फॉरेस्ट, क्लियर है। अब ये डेफिनेशन कहां से आई, ये वर्ड जो है इसका मतलब ये कैसे हुआ, उसके लिए थोड़ा सा हम लोग
एक मिडवेल यूरोपियन इरा में हम लोग जाते हैं, तो अब देखो एक मिडवेल यूरोपियन इरा में क्या था कि जब एम्पायर राइज हो रहा था, नए साम्राज्य आ रहे थे, तो उस दौरान क्या था, देखिए ये सबसे ऊपर कौन है, द किंग, ठीक है, द रूलर ऑफ दैट एम्पायर, जिसने वो एरिया बसाया, ठीक, तो ये किंग हो गया। फिर उसके नीचे जो उच्च वर्ग के लोग हैं, ठीक है, नोबल जो कैटेगरी के लोग हैं, ठीक, या रईस लोग जो हैं उसकी बात करें। फिर राजा के जो सेना में यानी कि जो फाइटर्स हैं, जो नाइट्स हैं, ठीक है, सूरवीर हैं, योद्धा, उनकी हम लोग बात करते हैं। और फिर सबसे नीचे जो है इसमें कौन आते हैं, फार्मर्स आ गए, ठीक है, पीजेंट्स आ गए, ओके, ये सारे, ठीक। तो राजा ने क्या किया कि भाई अपने लोगों, अपना साम्राज्य स्थापित करना है, तो ऐसा तो नहीं कि खुद ही एक एरिया उसने सेलेक्ट कर लिया और फिर अपना एक महल बना के राजा शासन कर रहा है, नहीं, उसकी प्रजा भी तो होगी, उसकी पब्लिक भी तो होगी, तो वो क्या करेगा, अपनी पब्लिक के लिए भी काम करेगा। तो उसने क्या किया कि एक पर्टिकुलर एरिया उसने क्या किया, कंसिडर किया, ठीक है, और वहां पे उसने बसना चालू किया। उसने बनाए अपने महल, अपना पैलेस, जहां वो रहना चालू करेगा। साथ में उसने बाकी जो लोग हैं उसके आसपास के लोग, यानी कि उसके साथ जो डेलीगेशन है, साम्राज्य के जो मंत्रीगण हैं, उसमें जो लोग आ रहे हैं, रईस लोग हो गए, या उसके जो अलग अलग सेना के जो पदाधिकारी हैं वो लोग हो गए, उस सबको अलग अलग जगह पे बसा दिया, ठीक। अलग अलग जगहों पे उसने क्या किया कि अलग अलग गांव भी बसा दिए, ठीक, वहां पे लोग रह रहे हैं, ये देखिए डिफरेंट विलेजेस आर देयर, ठीक। अब इस विलेज में भाई उनको अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ काम भी तो करना पड़ेगा, तो फिर क्या करें, तो राजा ने क्या किया कि अलग अलग इन सभी विलेजेस के लिए एग्रीकल्चर लैंड वहां पे फॉर्म कर दिया, ठीक है, ये खेती के लिए जमीन वहां पे अलग अलग बना दी। अब यहां से खेती हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, उपज हो रही है, फसल हो रहा है, उससे तो इकोनॉमी चल रही है, क्लियर है, उत्पादन हो रहा है, तो है कि नहीं। मतलब ये कि जितना आपका एग्रीकल्चर लैंड होगा, कृषि योग्य भूमि होगी, ठीक, उतना ही क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, उत्पादन होगा, क्लियर। और जितना उत्पादन होगा उसी के हिसाब से फिर राजा की जो शक्ति है वो बढ़ेगी, क्लियर है बात। सो मोर एग्रीकल्चर लैंड, मोर प्रोडक्शन, मोर पावर, क्लियर है। तो इसलिए ये एग्रीकल्चर लैंड ले लिया भाई, क्योंकि उपज हो रही है ना, वहीं से तो क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, राजस्व मिलेगा राजा को और बाकी चीजों को चलाने के लिए, ठीक है। सो इनकी जो इकोनॉमी है, ठीक, दो चीजें हैं देखो यहाँ पे, एक तो ये कि इनकी इकोनॉमी, तो ये इकोनॉमी या इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, वो है खेती पर आधारित, यानी कि एग्रीकल्चर बेस्ड, क्लियर। लेकिन बाकी जरूरतों का क्या, ठीक, यहां से अनाज मिल रहा है, अनाज बेच करके वो पैसा कमा रहे हैं, वो भी हो गया, लेकिन बाकी जो जरूरतें हैं जैसे कि फर्नीचर बनाना है, ठीक, कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, कंस्ट्रक्शन वर्क करना है, तो उसके लिए तो फिर लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी और अदर प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ेगी, क्लियर है बात, अदर रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए क्या करें, ठीक। तो कंस्ट्रक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए इनको जरूरत क्या पड़ी कि इन्होंने देखा कि भाई विलेज के बाहर वहीं पर चारों तरफ क्या है, सीमा से बाहर कुछ अनप्रोडक्टिव लैंड है, यानी कि जो बिल्कुल ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक, और वहां पर बहुत सी क्या है कि अलग अलग जाति प्रजाति के वृक्ष वहां पर हैं, ठीक, या अनप्रोडक्टिव लैंड है, झाड़ियां हैं, तो ऐसी जगह पे इन लोगों ने और क्या किया कि पौधे वौधे लगा दिए। अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि इन गांव वालों को, आम लोगों को अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ लकड़ियां लेनी है, ठीक, या फिर कहें जैसे कि उस यूरोपियन कंट्री में या उस एरिया में जैसे कि क्लाइमेट क्या है, ज्यादातर जो है वो क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, ठंडी एरिया है, तो उनको फिर आग जलाने के लिए भी क्या चाहिए, लकड़ियां चाहिए, तो उन सभी छोटी मोटी जरूरतों के लिए इस तरीके से यहाँ से उनकी रिक्वायरमेंट जो है, डिमांड जो है वो फुलफिल होने लगी, ओके। तो ये कौन सा एरिया है, ये इस गांव के बाहर का एरिया है, सीमा से बाहर का एरिया, जहां से ये लोगों को टिम्बर यानी कि वुड मिलने लगा। तो वुड मिल रहा है, तो ये जो लैंड है इसको बोला गया वुड लैंड, ठीक है, या यही आपका क्या कहलाया, फॉरेस्ट। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉरेस्ट लैटिन वर्ड जो सामने आया और इसका ये मतलब यहां से सामने आया। बात समझ में आ गई,
क्लियर है? अब आगे देखो, अब बात करते हैं डेफिनेशन की। ठीक, तो डेफिनेशन तीन तरीके हैं देखिए परिभाषा की। एक तो हम लोग टेक्निकल डेफिनेशन देखेंगे एक हम लोग उसके बाद फिर इकोलॉजिकल डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसके बाद फिर एक डेफिनेशन देखेंगे जो लोकल गवर्निंग बॉडीज है, सरकार है, उसने क्या बोला है। ठीक, तो देखो आपको स्पष्ट कर देता हूं कि जो प्रश्न आएगा वो डायरेक्ट A to Z यानी कि बिल्कुल कॉपी पेस्ट, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो आपका ऑब्जेक्टिव में आपको मिलेगा। ये परिभाषा वहां पे लिख देगा और वहां पे बोलेगा कि भाई एन एरिया सेट असाइड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू गेट अदर इनडायरेक्ट बेनिफिट्स इज टर्म्ड एज, इज रिफर्ड टू एज। ठीक है, यह परिभाषा किसके लिए दिया गया है? तो आप फिर ऑप्शन में जाइएगा, तो ऑप्शन में हो सकता है फॉरेस्ट हो, फॉरेस्ट्री हो, सिल्वीकल्चर हो, अलग अलग ब्रांचेस वहां पे दे दो। ठीक है, तो आंसर क्या लेंगे आप लेंगे आंसर फॉरेस्ट। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से देखिए अभी तक मैंने आपको यहाँ पे दो आप ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं, यहाँ पर दो आपका इस परिभाषा के हिसाब से तीन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएंगे। तो ये जो सामने आपको बोर्ड में दिख रहा है, यहाँ से 5 ऑब्जेक्टिव आप यहीं से तैयार कर चुके हैं। क्लियर है बात? ओके, अब देखिए, अब इसके वर्ड को समझिए, मैं आपको इसको हिंदी में भी समझाता हूं। ठीक है, देखो, एन एरिया सेट असाइड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर। ठीक, मतलब ये कि एक पर्टिकुलर एरिया जहां पे हमने प्रोडक्शन हमने सिर्फ इसलिए फॉरेस्ट्री डेवलप किया है कि भाई हमको क्या चाहिए, टिम्बर चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, फॉरेस्ट डेवलप किया। तो टिम्बर या दूसरे वन उत्पादों के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए यदि हम वहां पे उस एरिया को में ट्रीज को प्लांटेशन कर रहे हैं, हम वहां पे फॉरेस्ट लगा रहे हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो एरिया फॉरेस्ट के अंतर्गत आएगा, जिससे कि हमको इनडायरेक्ट वे में वन उत्पाद या लकड़ियां या इनडायरेक्ट जो भी हमको लाभ प्राप्त होता है जंगलों से, वृक्षों से, अलग अलग जाति प्रजाति के वृक्षों से, वो फॉरेस्ट कहलाएगा। अब इकोलॉजिकल वेज में चलते हैं, तो देखो क्या लिखा है, एन अनकल्टिवेटेड लैंड occupied by natural vegetation with close or partially canopy to provide wildlife shelter। क्लियर? इसको बोलते हैं फॉरेस्ट। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे 4 मैंने यहाँ पे सर्कल किया हुआ है, देखो आप, अनकल्टिवेटेड लैंड यानी कि गैर कृषिकृत भूमि, जहां पे हम एग्रीकल्चर फार्मिंग या क्रॉपिंग नहीं कर रहे हैं, उसको छोड़ करके दूसरी जो जमीन है या कहें कि जो अनप्रोडक्टिव ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक, वहां पर नेचुरली जो प्राकृतिक रूप से जो वनस्पति जो है उत्पन्न हो जाते हैं, उगाते हैं। क्लियर है? और जो कि एक कंडीशन है, क्या है, जो कि क्लोज और पार्शियली कैनोपी के साथ होता है, टू प्रोवाइड द वाइल्ड लाइफ शेल्टर। ठीक है भाई, फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट में सिर्फ वृक्ष वनस्पति तो रहेंगे नहीं, वहां पर वाइल्ड लाइफ भी होगा। ठीक है, जीव जंतु होंगे। क्लियर है बात? तो ये पूरा मिला करके, चारों पॉइंट मिला करके उसको फॉरेस्ट बोलेंगे। ठीक है, अब एक चीज समझना, ये कैनोपी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आपको टर्म को समझना होगा। ये कैनोपी हिंदी और इंग्लिश में भी कैनोपी ही बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या है इसको समझो। देखो, इसको आपने नोट कर लिया है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए आगे मैं बताता हूं आपको। देखिए कैनोपी क्या हो गया कि जैसे हम लोग किसी एरिया को का टॉप व्यू देख रहे हैं, या कह लीजिए कि सपोज हम लोग इसका सैटेलाइट इमेज देख रहे हैं, ऊपर से व्यू देख रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि आपको किसी एरिया में क्या होगा कि बहुत सारे हरे भरे पेड़ आपको नजर आएंगे ऊपर से। क्लियर है बात? ठीक इस तरीके से आपको ये पेड़ नजर आएंगे, केवल पत्तियां नजर आएंगी। ठीक, ऐसा हो सकता है कि आपको हरी भरी पत्तियां नजर आए, दिखें, ठीक, लेकिन आपको वहां ऊपर से यानी कि टॉप व्यू से, सैटेलाइट इमेज से हो सकता है कि जमीन वाला हिस्सा भी आपको दिखे, लाइक दिस। क्लियर है? ऐसा भी हो सकता है कि नहीं? ठीक, ये एक चीज हो गई। ऐसा नहीं हो सकता है कि कहीं पे केवल और केवल क्या है, हरी भरी पत्तियां या वृक्ष ना हो करके केवल क्या हो, झाड़ियां हो। ठीक है, तो झाड़ी जहां पे रहेगी तो क्या रहेगा, वहां पे बहुत ज्यादा आपका जमीन वाला हिस्सा ज्यादा दिखेगा। ठीक है, और छोटी छोटी झाड़ियां जो है वो ऊपर से आपको ऐसे ही नजर आएंगी, सूखी झाड़ियां इस तरीके से। क्लियर है? ठीक, अब देखो तो होता क्या है,
सैटेलाइट जो है वो एक इमेज कैप्चर करने के लिए एक पर्टिकुलर एक फ्रेम वो डिसाइड करता है, ठीक है। यानी कि जैसे कि एक इमेज बोलने से वो क्या करेगा, एक पिक्सल फॉर्म करेगा। तो पिक्सल के लिए क्राइटेरिया क्या है कि भाई देखिए जैसे कि ये पूरा हरा भरा दिख रहा है तो ये हम बोलेंगे ये क्लोज्ड कैनोपी है। क्या है? क्लोज्ड कैनोपी। या कहें कि जिसमें 10%, ठीक है, जैसे कि थोड़ा सा यहाँ पे स्थलीय भाग जो आपको जमीन भाग दिखेगा, बाकी पूरा हरा भरा है, ये ओनली 10% है, तो भी ये क्लोज्ड कैनोपी के अंतर्गत आएगा। और ये मिनिमम क्राइटेरिया है इमेज को यानी कि एक पिक्सल को फॉर्म करने का। क्लियर है बात? तो वही आपका कैनोपी कहलाता है, ठीक है। इसमें देखिए इसमें आपको ज्यादा स्थलीय भाग दिख रहा है तो हम बोलेंगे कि भैया ये ज्यादा, ये पार्शियली कैनोपी तो है लेकिन इसमें कैनोपी जो है वो ज्यादा है, ठीक है, ये हो जाएगा। इसमें ये आप कैनोपी देख रहे हो, ये आपका 70% से ज्यादा एरिया दिख रहा है, इसमें आप देख रहे हैं तो 50 to 70% है, इस तरीके से। क्लियर है बात? ओके, तो अब देखें यही क्या है, कैनोपी है। ओके, तो फॉरेस्ट का एक इकोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, पर्पस के हिसाब से जो एक डेफिनेशन बनता है वो ये है कि एक अनकल्टिवेटेड लैंड है जिसमें प्राकृतिक रूप से वनस्पतियां उगाई हैं, ठीक है, वृक्ष हैं, साथ में वहां पर आप देख रहे हैं कि या तो बहुत ज्यादा वो फुल्ली क्लोज्ड कैनोपी है या पार्शियली कैनोपी है। और ये सब क्यों? ताकि वाइल्ड लाइफ शेल्टर यानी कि जीव जंतुओं को एक आश्रय मिल पाए, तो ये भी फॉरेस्ट कहलाएगा। तीसरा चीज, एक आपका ऐसा होता है ना भाई, क्या वैसा तो नहीं है कि मैंने मान लीजिए 10 या 20 पेड़ लगा दिए तो वो फॉरेस्ट बन गया, है कि वैसा तो नहीं है। देखो गवर्नमेंट क्या करती है कि वो भी एक डेफिनेशन यानी कि अलग अलग नीति या पॉलिसी के तहत क्या करती है कि एक डिफाइन करती है कि भैया हाँ इसको फॉरेस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो एक एरिया, एनी एरिया डिक्लेयर्ड एज फॉरेस्ट अंडर एनी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज या लोकल गवर्निंग बॉडीज या लोकल लॉज या अथॉरिटीज, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरेस्ट बोलेंगे। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, तो ये फॉरेस्ट की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब देखो अलग अलग टाइप की भी फॉरेस्ट हो सकती हैं, ठीक है, हमको टाइप ऑफ फॉरेस्ट में नहीं जाना है, ठीक है, ये सिलेबस में उतना हमारा नहीं है। सिलेबस जो है वो सीधे सिल्वीकल्चर से स्टार्ट होता है, लेकिन मैं बेसिक चीज बताने के लिए पहले फॉरेस्ट आपको बता रहा हूँ, फिर अब नेक्स्ट जो है आपको बताऊंगा फॉरेस्ट्री, ठीक है। तो फॉरेस्ट में इतना चीज याद रखिए, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट यदि आप बोलोगे तो उसमें इवन या अनइवन फॉरेस्ट हो गए, ठीक है। जैसे कि होता है क्या है कि भैया आर्टिफिशियल भी हो सकता है, मतलब मैंने कहीं पे क्या किया कि नर्सरी लगा दी, वहां पे मैंने एक बीज बो के रखा है, वो धीरे से वो ग्रो किया, फिर वो छोटा एक पौधा बन गया, उसको मैंने फिर ले जाकर के कहीं पे फॉरेस्ट्री वहां पे की, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, अब जब मैन मेड है तो क्या होगा कि वो इवन रहेगा, ठीक है, अनइवन तो नहीं होगा। कोई पर्टिकुलर प्लेस पे एक दूसरे से पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लगाए तो इवन फॉरेस्ट हो गया। अनइवन में जाओगे तो वो फिर क्या हो जाएगा कि पर्टिकुलर, जैसे कि ये नेचुरल वेजिटेशन की बात की तो वो अनइवन हो जाएगा, क्योंकि कहीं पर भी छोटी झाड़ियां है, कहीं पे बड़ी झाड़ी है, कहीं बड़ा पेड़ है, इस तरीके से, ठीक है। अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से फॉरेस्ट को डिवाइड करते हैं, अलग अलग जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से हम लोग डिवाइड करते हैं फॉरेस्ट को, ठीक है। जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो गया, कोल्ड डेजर्ट फॉरेस्ट हो गया, आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट हो गया, ये सब जो है अलग अलग चीजें हैं। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो आगे इस सिलेबस में आप देख सकते हो, ठीक है। तो उसको हम लोग डिटेल से अगले उसमें कवर करेंगे, ठीक है, लेक्चर में। फिलहाल फॉरेस्ट में इतना ही समझिए, फिर अब देखिए कि फॉरेस्ट्री क्या होता है। ओके, देखिए ओके, अब फॉरेस्ट के डेफिनेशन के बाद अब बात करते हैं कि फॉरेस्ट्री यानी कि वानिकी किसे कहा जाता है, ठीक है। देखिए इसका डेफिनेशन समझने से पहले अब एक हम लोग साइकिल देखते हैं, ठीक है, तो जिसको हम लोग फॉरेस्ट्री का साइकिल बोलेंगे। अब देखिए होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीड जो है वो जमीन पे लगाते हैं, ठीक है, बीज हमने बोया, क्लियर। अब लाइक सपोज कि ये जमीन है और ये इसमें क्या कर रहे हैं, सीड उसमें हमने लगा दिया। अब क्या होगा, कुछ समय के बाद, ठीक, जैसे ही इसको सॉइल या पानी सब मिलेगा, लाइट मिलेगा प्रॉपर, ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट है पौधे के होने के लिए, तो फिर ये क्या होगा, यहाँ पर इसका जनरेशन होगा, ठीक है, फिर ये रीजनरेट होना चालू हुआ, ठीक, फिर ये एक प्लांट का रूप लेगा, धीरे से ये ग्रो करेगा, ठीक। इसके बाद फिर ये थोड़ा बड़ा होगा और फिर ये एक ट्री का रूप लेगा, लाइक, ठीक है। और उसके बाद
फिर से क्या होगा, फिर यहाँ से ये साइकिल जो है वो अब रिसाइकल होगा, है ना। फिर से ये पेड़ से फिर यहाँ पर आपका क्या होगा, बीज से फिर ये ग्रो करेगा, प्लांट बनेगा, ट्री बनेगा। तो इस तरीके से ये जो आप पूरा प्रोसेस देख रहे हैं ये आपका एक फॉरेस्ट्री का साइकिल कहलाएगा। अब इसमें एक चीज और हम लोग जोड़ देते हैं, यानी कि दो चीज जोड़ देते हैं। देखिए इस फॉरेस्ट्री के अंतर्गत एक तो इसमें आपका वाइल्ड लाइफ जो है वो भी इसमें आ जाएगा एक चीज, और दूसरी चीज जो रहेगी वो ये रहेगी कि प्रॉपर जब ये ट्री पूरा ग्रो हो जाएगा, पूरी तरह से ग्रोथ हो जाएगा इसका जो पेड़ है उसका, तो उसके बाद फिर इसका यूटिलाइजेशन हम कैसे करेंगे, ठीक है, वो यहाँ पर आएगा। मेनली जो हम यूटिलाइज करेंगे तो किसके लिए करेंगे, लकड़ी के लिए, टिम्बर के लिए करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आती है, और अदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं फॉरेस्ट का, वो सब चीज को देखते हुए हम लोग यूटिलाइजेशन के लिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस आप देख रहे हो ना, इसी को बोलते हैं क्या, फॉरेस्ट्री। क्लियर है। एक बीज से कैसे वृक्ष बना, ठीक, उस बीच में इस पूरे फॉरेस्ट में, इस पूरे फॉरेस्ट्री के साइकिल में वाइल्ड लाइफ का क्या, उसको किस तरीके से एक हैबिटेट मिला, उसको एक आवास मिला, उसका संरक्षण हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, वो एक चीज हो गया। और फिर हम इस वृक्ष को जिसको हमने उगाया इतने सालों तक, उसको पूरा संरक्षण देते हुए, उसको ग्रो करने के लिए उसकी देखभाल, उसका संरक्षण, फिर उसका संवर्धन, ये सारी चीजें हमने प्रोसेस की, फिर उसको हमने हार्वेस्ट किया, फिर वहां से हमने टिम्बर या वुड जो है वो हमने उससे लिया, ठीक। तो ये पूरा प्रोसेस क्या बोलेंगे, इसको फॉरेस्ट्री बोलेंगे, वानिकी बोलेंगे, ठीक है। अब ये तो एक जनरल समझने के दृष्टिकोण से हमने ऐसा यहाँ पे देखा। अब इसका डेफिनेशन देखिए, परिभाषा देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो पूछा जाएगा एग्जाम में वो डायरेक्ट टू द पॉइंट आपका समझ लीजिए कि डेफिनेशन को, परिभाषा को कॉपी पेस्ट कर देगा और पूछेगा कि भैया परिभाषा किसके लिए है या किसके लिए कही गई है। तो उसमें फिर ऑप्शन रहेगा फॉरेस्ट, फॉरेस्ट्री या सिल्वीकल्चर, या कुछ और ऑप्शन में रहेगा, नन ऑफ दिस रहेगा, लाइक दिस, ओके। तो वहां पर हमको फिर इस परिभाषा के हिसाब से हम आंसर करेंगे। जैसे फॉरेस्ट में मैंने आपको 3 अलग अलग डेफिनेशंस बताई, अलग अलग आधार पर, है ना। तो वो डायरेक्ट आपका पूछ देगा कि भैया किसके लिए ये कहा गया है, क्या परिभाषा दी गई है, ठीक है। तो वैसे ही अब देखो फॉरेस्ट्री की परिभाषा मैं आपको बता रहा हूं, जिसको बिल्कुल एज इट इज आप बिल्कुल याद रखें, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखते चले, ठीक। तो देखिए पहली बात, यहां साइकिल को देखने से जो आपको स्पष्ट हो रहा है, पहली चीज ये कि भाई यहां पे हमने थ्योरी भी देखा, ठीक है, और इसका एप्लीकेशन पार्ट भी हमने देखा। क्लियर है कि यूटिलाइज करने के लिए और चीजों को आगे बढ़ाने के लिए इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे साइकिल में हम कैसे उसको अप्लाई करेंगे, उसको प्रैक्टिस में कैसे लाएंगे। क्लियर। तो वानिकी जो है वो एक सैद्धांतिक बात भी है और व्यवहारिक यानी कि प्रैक्टिकल बात भी है। इसमें थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों जुड़ा हुआ है। कैसे? विथ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिएशन, कंजर्वेशन, साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस ऑफ द फॉरेस्ट। क्लियर। हिंदी में कहें तो देखिए, वानिकी एक ऐसी शाखा है जिसमें हम सैद्धांतिक और व्यावहारिक ज्ञान लेते हैं। किसके बारे में या किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है एक वृक्ष के निर्माण से, यानी कि एक फॉरेस्ट के निर्माण से, एक संरक्षण से, उसके वैज्ञानिक प्रबंधन से और संसाधनों के उपयोग से। ठीक है, यानी कि फॉरेस्ट से जो भी रिसोर्सेस हमको मिल रही हैं उसको कैसे यूटिलाइज करें। ठीक, यहां तक पूरा जो है ये फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखो एक और चीज, इसको मैंने आपके समझने के लिए 3 पार्ट में और बांट दिया है। इस परिभाषा से हमको जो चीज समझ में आ रहा है वो ये है कि बेसिक जो ऑपरेशन है इस फॉरेस्ट्री के अंतर्गत वो 3 चीजें हैं। नंबर 1 रीजनरेशन, ठीक है, पुनर्निर्माण हो रहा है। नंबर 2 टेंडिंग या कहें कि ग्रोइंग जो फेस है वो हम लोग देखेंगे फॉरेस्ट का। और फिर नंबर 3 जो तीसरा जो चरण है वो आपका है क्या? हार्वेस्टिंग का। क्लियर है बात? यानी कि वहां से टिम्बर कैसे निकालना है, ठीक है, उसके पर्पज से हम लोग क्या करेंगे, पेड़ों की कटाई करेंगे। जब पूरी तरह से वृक्ष जो है बनकर जब तैयार हो जाएगा तो उसकी टाइमिंग होती है कि कब हार्वेस्ट करना है। तो उन चीजों को इन तीनों चरणों में हम ये पूरा जो है वानिकी जो है उसका ऑपरेशन जो है वो हम लोग करते हैं। ठीक है,
तो रीजनरेशन पुनर्निर्माण, तो भाई क्रिएशन कैसे करेंगे? तो देखो दो चीजें हैं, या तो ये चीज जो है आर्टिफिशियली भी हो सकता है, मतलब क्या कि भाई एक वृक्ष जब बना, ठीक है, ये वाला फेस, तो उस वृक्ष से फिर से बीज आए, वो बीज या तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि जमीन में चला गया, फिर वो नेचुरली क्या कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है, ठीक है, एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज क्या, हमने कहीं पर एक नर्सरी बना दिया, ठीक, वो नर्सरी में हमने क्या किया, बीज लगा दिए, ठीक, और वो बीज जो है वो जब थोड़ा सा ग्रो कर लिया, यानी कि इस स्टेट में पहुंच गया, ये वाली स्टेट में, तब फिर क्या किए कि वहां से निकाल करके, उस नर्सरी से निकाल करके, ठीक है, उसको हमने किसी और जगह पे उसको प्लांट कर दिया, ठीक, और फिर वहां पर आगे का प्रोसेस करेंगे कि जब वो बढ़ रहा है तो उसके लिए हम क्या क्या वहां पर उसकी देखभाल के लिए क्या क्या प्रोसेस हम लोग अपनाएंगे, वो चीज क्लियर। तो ये क्या कहलाएगा, क्रिएशन कहलाएगा, जिसको हम इसके टर्म्स में क्या बोलेंगे कि बीज का क्या हो रहा है, रीजनरेशन हो रहा है। बात समझ में आ गई, पुनर्निर्माण हो रहा है एक पौधे के रूप में, फिर एक वृक्ष के रूप में, बात समझ में आई? ओके, अब देखो, फिर अब हम चलते हैं यहां से यहां, यानी कि जब वो एक छोटे से रीजनरेटिंग स्टेट से जब वो बीज से एक छोटा पौधा बना, फिर पौधे से वो एक बड़ा पौधा बनेगा, फिर ट्री के फेस में जाएगा, तो इस फेस में, इस चरण में क्या होगा, हमको जरूरत पड़ेगी भाई उसके संरक्षण की और वैज्ञानिक प्रबंधन की। कैसे? तो देखो, अब वो बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। देखभाल क्यों करनी पड़ेगी कि भाई ऐसा तो नहीं है कि खाली हम लोग एक बीज लगा दिए या एक प्लांट कहीं पर लगा दिए नर्सरी से निकाल करके और फिर बस उसको हम रोज रोज क्या कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं कि भैया हाँ वो ग्रो करेगा, ठीक है, तो ग्रो तो करेगा, लेकिन हमारा जो पर्पस है आगे चल के उसमें और भी चीजें हैं, जैसे कि प्रोडक्शन, या कहें कि भाई वो पेड़ जो है वो सही रूप में हमको टिम्बर देगा कि नहीं, सही क्वालिटी का प्रोडक्ट वहां से हमको मिल पाएगा कि नहीं, बाई प्रोडक्ट हमको मिल पाएगा कि नहीं, तो उसके लिए हमको कुछ और जतन करना पड़ेगा, पेड़ की देखभाल करनी पड़ेगी, क्लियर है? क्योंकि बहुत सारे वातावरण के जो प्रभाव हैं वो उस पेड़ पर पड़ेंगे जब वो ग्रो करेगा, जैसे कि वातावरण का जो टेम्परेचर है, ठीक है, एयर प्रेशर है, वो सारी चीजें हो गई, प्रकाश की कितनी मात्रा उसको मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है, सॉइल में क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या न्यूट्रिशन उसको प्रॉपरली सॉइल से उसको मिल पा रहा है पेड़ को कि नहीं, क्लियर है बात, ठीक है, तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं, तो उन्हीं सभी एनवायरमेंटल फैक्टर, क्लाइमेट फैक्टर, ठीक है, ये सभी चीजों को कंसीडर करते हुए उसकी संरक्षण हमको करनी पड़ेगी, उस प्रोसेस को हमको अपनाना पड़ेगा ताकि ये सही तरीके से इस स्टेट से, यानी कि छोटे से रीजनरेटिंग स्टेट से, प्लांट से वो एक बड़ा वृक्ष बन सके और उससे हमको सही क्वालिटी के प्रोडक्ट मिल सके। क्लियर है बात, ठीक है, ये एक चीज हो गई है ना। तो ये कंजर्वेशन और साइंटिफिक मैनेजमेंट, संरक्षण और वैज्ञानिक प्रबंधन। अच्छा, वैज्ञानिक प्रबंधन की बात क्यों कही जा रही है यहाँ पे? तो भाई ठीक है, संरक्षण तो हम कर रहे हैं, ठीक है, वो वृक्ष बनने के प्रोसेस में है ना, लेकिन इस बीच में वैज्ञानिक प्रबंधन की भी जरूरत पड़ेगी। मतलब ये कि प्रॉपर प्लानिंग, ठीक है, कि भाई हम कह रहे हैं कि हाँ अब उसको, उसमें हमको फर्टिलाइज करने के लिए हमको ये उर्वरक डालना है, ये सारी चीजें हमको करनी है, हम कह रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर प्रकाश की मात्रा उस तक जा रही है कि नहीं जा रही, उसके लिए हमको क्या क्या अरेंजमेंट्स करने हैं वो हम करेंगे, सॉइल के न्यूट्रिशंस को बढ़ाने के लिए उसमें कुछ चीजें हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, तो इन सभी चीजों के लिए प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, एक प्रॉपर टाइमिंग चाहिए, क्लियर है बात, ठीक है, तो उसके लिए जरूरत पड़ेगी एक साइंटिफिक मैनेजमेंट का, क्लियर है, एक टाइम डिसाइड करने के लिए कि कब, क्या और क्यों और कैसे करना है, वो चीज हम लोग जो है वो वैज्ञानिक प्रबंधन में सीखेंगे, क्लियर। तो ये प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन का प्रोसेस है, क्लियर है बात। तो ये किसमें आएगा? टेंडिंग के अंतर्गत, मतलब कि ग्रोइंग फेज में, ओके, जब वो बढ़ रहा है। अब एक वृक्ष को बनने में जो है 10 साल, 20 साल या 25 साल इस तरीके से लगते हैं, अलग अलग वृक्षों के अलग अलग स्पीसीज के हिसाब से, क्लियर बात, ठीक। तो उसके बाद जब प्रॉपर वो पूरा ग्रोथ हो चुका है, ठीक, उसकी क्वालिटी जो है पूरी तरीके से आप समझ लीजिए कि एक क्रिटिकल फेज में पहुंच चुकी है, तब उसके बाद हमको सही प्रोडक्ट जब हमको मिलना चाहिए तो उसी टाइम पे प्रॉपर प्लानिंग के तहत क्या करोगे, उसको हार्वेस्ट करोगे, क्लियर है। वहां से हमको टिम्बर लेना होगा, वुड लेना होगा, लकड़ी लेनी होगी, ठीक है, और इसके अलावा अलग अलग फेसेस में जो भी उसके प्रोडक्ट हमको मिल रहे हैं, जैसे कि वहां से हमको फल मिल रहा है, ठीक है, अब वो फल का अलग अलग यूज है,
क्लियर है बात, ठीक है ना। तो उसके आधार पे वो कब कौन सा हमको यूटिलाइज करना है, उसके रिसोर्सेस को, उस संसाधनों के उपयोग को भी हम इसी फॉरेस्ट्री के अंतर्गत समझते हैं। क्लियर है बात। तो ये पूरा ये 4 पॉइंट इसको ध्यान में रखिए, ये पॉइंट आप बिल्कुल शब्द को याद रख लीजिए, बिल्कुल शब्दशः, ठीक है, बिल्कुल टर्मिनोलॉजी जो है वो दिमाग में बस जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा ही आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो एक बार फिर से देखें, द फॉरेस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ द साइंस इन विच वी डील विद द थ्योरी एंड प्रैक्टिस एस्पेक्ट ऑफ द फॉरेस्ट्री, ठीक, of the tree of the forest, in which it is constituted with the creation, conservation, scientific management and the utilization of resources of the forest or the trees। क्लियर है बात। सो ऐसा एक दे देगा डेफिनेशन, बोलेगा दिस टर्म इज रिफर्ड टू, ऐसा करके फिर ऑप्शन में रहेगा फॉरेस्ट, फॉरेस्ट्री, सिल्वीकल्चर, लाइक अलग अलग चीजें वहां पे दे देगा, तो आप आंसर लिखोगे क्या, फॉरेस्ट्री। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये तो बेसिक डेफिनेशन या परिभाषा को हम लोगों ने समझ लिया। अब आप देखिए कि इस फॉरेस्ट्री के अंतर्गत मेनली जो प्रोसेस होगा वो हम किस लिए कर रहे हैं, वो स्टडी क्यों हम लोग कर रहे हैं इस फॉरेस्ट्री का, उसको थोड़ा सा समझना जरूरी है, ठीक है। तो देखो, हम फॉरेस्ट्री कर रहे हैं तो उसका अलग अलग पर्पस हो सकता है। क्लियर। नंबर 1, एक सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन, ठीक है, उत्पादन के लिहाज से, है ना, कि हमको क्या चाहिए, हमको लकड़ी चाहिए, टिम्बर चाहिए, तो सिर्फ उसी के लिए हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। क्लियर है बात, ठीक। तो ये चीजें फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आ जाएंगी, उत्पादन के अंतर्गत। अब हम जब फॉरेस्ट्री कर रहे हैं तो यहां पर हमको एक और चीज ध्यान देना पड़ता है, और वो है क्या, मेंसुरेशन। क्लियर है। मेंसुरेशन दैट मीन्स की मापन, आप एक तरह से समझ लीजिए। क्लियर है। अब मापन क्यों, तो भाई फॉरेस्ट्री जो हो रही है ना, तो पर यूनिट एरिया में, ठीक है, प्रति इकाई क्षेत्रफल में कितना वृक्ष लगा है, ठीक है, उस वृक्ष की डेंसिटी क्या है, उसका घनत्व क्या है, ओके। जो वृक्ष हमने लगाया है, जो वृक्ष वहां पर है उस फॉरेस्ट एरिया में, उस फॉरेस्ट कवर में, तो वृक्ष का जो स्पेशल जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब कि क्या होता है, कुछ वृक्ष क्या होते हैं कि ऐसे कोन शेप में होते हैं, क्लियर है, ठीक है, और कुछ जो होता है वो सर्कुलर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये उसके अलग अलग क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है। ये कुछ वृक्ष ऐसे होंगे, कुछ वृक्ष ऐसे होंगे, ये अलग अलग क्लाइमेट या क्षेत्र पर भी डिपेंड करता है। क्लियर। तो ये इसका मापन करना, इसका घनत्व का मापन करना, ठीक है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन का मापन करना, और वृक्ष जो है वो किस एरिया में किस तरह के वृक्ष हो रहे हैं, उसका वितरण कैसा है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग मिट्टी होती है, ठीक है, और उस पर्टिकुलर मिट्टी के आधार पे वहां पे फॉरेस्ट्री होती है, अलग अलग वृक्ष उसमें उगाए जाएंगे। क्लियर है। ऐसा तो नहीं होता ना कि भाई एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में कोई पेड़ है, आप बोलोगे कि नहीं मैं वही प्लांट क्या करूंगा कि वहां से निकाल करके मैं यहाँ लगाऊंगा, नहीं, हर एक वृक्ष के लिए, हर एक फॉरेस्ट्री के लिए या फॉरेस्ट के लिए क्या होगा, एक पर्टिकुलर उसको उसके लिए एक पर्टिकुलर वातावरण होता है, क्लाइमेट कंडीशन होता है, टेम्परेचर कंडीशन होता है, और उसी में प्रॉपर्टी वो क्या करता है, ग्रो करता है, ठीक है। तो उसके लिए हमको जरूरी है इन सभी चीजों का मापन करना। क्लियर है। जब मापन करेंगे तभी सही तरीके से ये फॉरेस्ट्री जो है वो आप सही तरीके से कर पाओगे। ओके, फिर उसके बाद बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। तो भाई ये भी वही चीज है कि भाई ग्रो करना है तो उसके प्रॉपर ग्रो करने के लिए हमको ये फर्टिलाइजेशन करना पड़ेगा, उर्वरकता उसकी बढ़ानी पड़ेगी, है ना। फिर आते हैं किसमें, फॉरेस्ट इकोनॉमी में। ठीक है, इकोनॉमी बोलने का मतलब क्या है कि भाई एक पर्टिकुलर एरिया में आप जो अलग अलग पर्पस के लिए आप फॉरेस्ट्री लगा रहे हो, ठीक है, तो वो पर्पस फुलफिल हो रहा है कि नहीं उसका सर्वे करना। ठीक, उसके बाद फिर उस फॉरेस्ट्री से कितना ग्रोथ हुआ, ठीक, आपने कितना बीज लगाया, कितना ग्रो हुआ, कितने उसमें से नष्ट भी हो सकते हैं अलग अलग कंडीशन की वजह से, यदि आप प्रॉपर्ली साइंटिफिक मैनेजमेंट या संरक्षण नहीं कर पाए किसी वजह से अफेक्ट हुआ। ठीक है, जैसे कि अब कुछ दिनों पहले आप लोगों ने न्यूज में सुना कि भाई टिड्डों का जो दल था उसने क्या किया कि अटैक कर दिया खेतों पे इस तरीके से। ठीक है, तो ये कुछ आपदाएं हैं जो नेचुरली आ जा रही हैं, या फिर कुछ और चीजें हैं जैसे कि मान लीजिए कि फायर आ गई, ठीक है ना, ये भी हो सकता है। भाई
आपने मान लीजिए एक पर्टिकुलर एरिया में ऐसा पेड़ लगा दिया है, ठीक है, जो कि क्या होता है कि पर्टिकुलर सीजन में जब आता है तो पत्तियां उसकी झड़ जाती है मान लो, तब उसमें क्या होगा, उसमें केवल तने तने बचेंगे। अब वो मान लीजिए कि सूख गई और उससे टेम्परेचर बढ़ा तो क्या होगा, आग लग गई, क्लियर है, तो उसकी वजह से पूरा वो नष्ट हो गया, हमने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की, ठीक। लेकिन वहीं आप क्या करो कि उनके बीच में ऐसे हम कुछ दूसरे वृक्ष लगा दिए, ठीक है, जो कि समझ लीजिए कि साल भर एवरग्रीन रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि मान लीजिए कि भाई इधर से ये आग लग भी गई, ठीक है, यहाँ पर, तो केवल इस एरिया में यहाँ पर क्या होगा कि वो नष्ट होगा, ठीक है। इस तरफ का जो आपका फॉरेस्ट्री है उसको किसी भी तरीके से कोई नुकसान पहुंचेगा क्या, नहीं पहुंचेगा, क्लियर बात, ठीक। तो इस तरीके से एक प्रॉपर आपका हर चीज जो है वो यहां से जुड़ जाती है इकोनॉमी से, और वही चीज जुड़ जाती है किससे, प्रॉपर मैनेजमेंट से। फॉरेस्ट्री ये मैनेजमेंट या फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, यानी कि मैनेजमेंट मेनली इंक्लूड नंबर 1 एक तो प्लानिंग यानी कि सही योजना, उपयुक्त योजना, और दूसरी इंप्लीमेंटेशन, क्लियर है कि कब कौन सी चीज आपको करनी है, ठीक है, वो इंप्लीमेंट करना, ये प्रॉपर मैनेजमेंट के तहत आ जाएगा, और ये सारी चीजें इसी से जुड़ जाती हैं, ठीक है। प्रोडक्शन, मेंसुरेशन, फर्टिलाइजेशन, फॉरेस्ट इकोनॉमी, ये सब इसी के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो ये सब इसके अंतर्गत हमने देखा, ये एक प्रॉपर फॉरेस्ट्री के लिए इतनी चीजें जो है वो क्या है, जरूरी है, ऐसा आप समझिए, क्लियर है इतनी बात, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्री की, उसके बाद फिर मैं जो मेन टॉपिक है सिल्वीकल्चर उसमें आऊंगा, क्लियर है इतना, ठीक। देखें आगे, इसको नोट कर लीजिए, प्रॉपर जो आपके यहाँ टर्म्स लिखे हुए हैं एज इट इज आप अपने नोट्स में लिखिएगा, हिंदी में मैंने डिलीवर भी किया है, उसको भी आप हिंदी में आप लिखिए, कुछ चीजें हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखी हुई है, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ता हूं और बात करते हैं हम लोग किसके बारे में पढ़ते हो, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्री, क्लियर है। देखें टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्री अलग अलग बेसिस है जिसके आधार पे हमने इसको कैटेगराइज किया है, क्लासिफाइड किया है, वर्गीकरण। अब देखो, सबसे पहली बात, बेस्ड ऑन इंटेंसिटी, फॉरेस्ट्री की जो तीव्रता है, ठीक, पर यूनिट एरिया में, उसके आधार पर इसको दो क्लासिफाइड अपन करते हैं, एक इंटेंसिव फॉरेस्ट्री और एक होता है एक्सटेंसिव फॉरेस्ट्री। इसको समझिए, देखो मान लीजिए कि अब जैसे छत्तीसगढ़ में, ठीक, एक कोई रायपुर का फार्मर है, ठीक, यहाँ का कोई किसान है, कृषक है, और एक मान लीजिए कोई सरगुजा संभाग का कोई फार्मर है, ठीक। अब दोनों के पास पर यूनिट एरिया की जमीन है, ठीक है, उसमें उसको फॉरेस्ट्री करनी है। तो ऐसा हो सकता है कि एक साल में ये एक ही फसल ले रहा है, एक क्रॉप ले रहा है, मान लीजिए रायपुर वाला, और इधर दूसरी जगह वाला जो है सरगुजा वाला, वो क्या कर रहा है, मान लीजिए कि एक साल में उसी जमीन पे क्या कर रहा है, 3 फसल ले रहा है, ठीक, क्लियर है ना। रबी फसल हो गई, खरीफ फसल हो गई, जायद फसल हो गई, वो सब ले रहा है, ठीक। तो इंटेंसिटी कहां पर ज्यादा है, यहां पर ज्यादा हुई इंटेंसिटी, क्लियर है, क्योंकि ये साल में 3 बार फसल ले रहा है, ये साल में 1 बार फसल ले रहा है, ठीक, क्लियर। तो यहां पे पर यूनिट एरिया में वो मैक्सिमम पोटेंशियल गेन करने का प्रयास कर रहा है, क्लियर है, मैक्सिमम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, क्लियर है, ठीक, वो मैक्सिमम यूटिलाइज कर रहा है पर यूनिट एरिया को। तो इंटेंसिव जो है वो आपका जहां पर वो पर यूनिट एरिया में अधिक फसल ले रहा है फॉर सिंगल पर्पस, वो उसका इंटेंसिव फॉरेस्ट्री कहलाएगा। लेकिन वही मान लीजिए कि सपोज अब धमतरी का कोई किसान है, ठीक, अब उसके पास मान लीजिए कि बहुत बड़ा एरिया उसके पास अवेलेबल है, ओके, मान लो कि उसके पास 20 एकड़ की जमीन है, ठीक।
अब बहुत बड़ा एरिया है उसके पास, तो वो क्या करेगा भाई, एरिया बड़ा है तो वो इसका यूज कर सकता है मल्टीपर्पस। ठीक, एक नहीं 2 या 3 पर्पस के लिए वो क्या कर सकता है, यूज कर सकता है, क्योंकि एरिया बड़ा है उसके पास। ठीक, मतलब कहने का ये कि वो हो सकता है कि फूड के लिए, फॉडर के लिए, ठीक, और फ्यूल के लिए। क्लियर है, वो भोजन के लिए भी क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, फॉरेस्ट्री यहां पे बना रहा है। ठीक, वो चारे के लिए भी व्यवस्था कर रहा है, वो फ्यूल के लिए भी व्यवस्था कर रहा है। कहने का मतलब ये कि वो 2-3 पर्पस के लिए या मल्टीपर्पस यूज के लिए कर रहा है, वो एक्सटेंसिव कहलाएगा, एक्सटेंसिव फॉरेस्ट्री। मतलब ये कि उसके पास एरिया बड़ा है, उसको एक बार उसने फसल ले लिया, उसके बाद फिर साल भर वो क्या कर रहा है, बैठ के खा रहा है, उसको और करने की जरूरत नहीं है। समझे कि नहीं? तो ये आपका क्या हो गया, एक्सटेंसिव फॉरेस्ट्री। ओके, मल्टीपर्पस फॉरेस्ट्री ये कहलाएगा। ओके, वहीं इंटेंसिव जो फॉरेस्ट्री होता है उसमें वो क्या करेगा कि इंटेंसिटी ज्यादा लेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एरिया कम है। ठीक है, तो कम एरिया में ज्यादा फसल लेना वो इंटेंसिव कहलाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव के हिसाब से फॉरेस्ट्री के क्या टाइप हैं। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से देखो 2 टाइप, एक आपका प्रोटेक्शन फॉरेस्ट्री और दूसरा है प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री। क्लियर? यानी कि अगर हमारा उद्देश्य फॉरेस्ट्री का यह है कि केवल हमको क्या करना है, उत्पादन करना है, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, उसको प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री। ओके, जैसे हमको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, टिम्बर चाहिए। क्लियर है, लकड़ी हमको चाहिए, सिर्फ उसी पर्पस से हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। क्लियर है बात? दूसरी बात हो सकती है कि प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री में हम लोग इसको 2 फिर से क्लासिफाइड कर सकते हो। एक आप इसको वर्गीकरण कर दीजिए कमर्शियल बेस्ड, ठीक, दूसरा हो सकता है इंडस्ट्रियल बेस्ड। क्लियर है? ठीक, कमर्शियल यानी कि वाणिज्यिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, और दूसरा आपका क्या, इंडस्ट्रियल यानी कि औद्योगिकीकरण करने के लिए आप उत्पादन कर रहे हो। मतलब ये सपोज गन्ने की हम फॉरेस्ट्री कर रहे हैं, ठीक है, शुगर केन। अब 2 चीजें हो सकती है। ठीक है भाई, मैंने शुगर केन उगाया, ओके, उसको मैंने ऐसे ही बस बेच दिया, उसके मुझे पैसा जो आया बस उससे मेरा खर्चा चलना चाहिए। ये एक मेरी जो इकोनॉमी है वो क्या हो गई, एक सब्सटेंशियल इकोनॉमी हो गई कि हाँ मेरा खर्चा चल रहा है, बस उसी से मैं संतुष्ट हूं। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है कि मैं क्या करूं कि इसको कमर्शियलाइज करूं। ओके, ठीक, मान लीजिए कि मैं खुद से क्या कर रहा हूं कि एक ब्रांड नेम दे दिया मैंने इसको। ठीक है, अपना एक खुद का कर दिया कि भैया मैं उत्पादन भी कर रहा हूं और उसी से फिर मैं क्या कर रहा हूं, उसको यूटिलाइज करने के लिए सपोज हो सकता है कि जैसे कि गन्ने का रस निकाल करके फिर मैं उसको बेच रहा हूं। क्लियर है बात? ठीक है, गन्ना जूस वाला हो गया। ठीक, गुड़ बनाने के लिए मैं अगर ऐसा कर रहा हूं तो वो एक चीज हो गई। क्लियर है बात? ठीक, तो ये चीजें कमर्शलाइज कहलाएंगी। वहीं इंडस्ट्रियल मतलब कि क्या, कि आपने जो प्रोडक्शन किया वो सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि आप क्या करें कि आपका एक उद्योग के साथ, किसी इंडस्ट्री के साथ टाई अप है, आप किसी के साथ जुड़े हुए हो डायरेक्ट, आप खुद के लिए नहीं, आप क्या कर रहे हो, उस इंडस्ट्री के लिए ही उत्पादन कर रहे हो। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि भाई एक शक्कर का कारखाना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल जो चाहिए वो क्या चाहिए, गन्ना चाहिए। तो उत्पादन मैंने किया गन्ने का, और मैंने क्या किया, उत्पादन करने के बाद सीधे उसको उस इंडस्ट्री को ले जाकर के दे दिया। अब वो क्या करेगा, आगे का प्रोसेस करेगा और फिर उसको यानी कि औद्योगिकीकरण के तहत उस शुगर केन से वो क्या करेगा, शुगर बनाएगा और फिर उसको अपना बेचेगा। क्लियर है बात? तो ये डायरेक्ट इंडस्ट्रियल बेस्ड हो गया। तो ये दोनों जो चीजें हो रही है, कमर्शियल बेस्ड हो या इंडस्ट्रियल बेस्ड हो, ये पूरा प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है बात? ठीक, अब आगे देखें, प्रोटेक्शन फॉरेस्ट्री यानी कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो सुरक्षा तो भाई किस चीज से सुरक्षा, तो भाई देखिए कि पर्टिकुलर कहीं पर कोई एरिया है, कोई लैंड है, कोई जमीन है, ठीक, उसका यदि प्रोटेक्शन करना है, मतलब हो सकता है कि वो जो लैंड है वो विंड की वजह से या वाटर की वजह से क्या हो रहा है, वो इरोड हो रहा है, उसका इरोजन हो रहा है। ठीक है, तो
विंड इरोजन से या वाटर से उस लैंड के इरोजन को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि भाई वहां पे हम फॉरेस्ट्री लगाएंगे। ठीक है भाई, ये आप जनरल कॉन्सेप्ट है, आप जानते ही हैं कि भाई पेड़ लगा रहे हैं, वृक्ष लगा रहे हैं, फॉरेस्ट्री कर रहे हैं, तो वो क्या है कि वो मिट्टी को पकड़ के रखेगा। तो इससे क्या चीजें हो रही है कि वो जो एरिया है, वो जो लैंड है, वो क्या रहेगा, वहां पे सेफ रहेगा। ठीक है, तो यहां पर आप लोग जो है वो सॉइल इरोजन को भी इसी में आप ले सकते हो कि मृदा के अपरदन को रोकने के लिए, मिट्टी के अपरदन को या जमीन के अपरदन को रोकने के लिए भी हम क्या कर रहे हैं, एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्शन हम यहां पे फॉरेस्ट्री लगा रहे हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक चीज मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि भाई हमने क्या किया कि हमने एक ऐसे उत्पादन किया या फॉरेस्ट्री हमने जो लगाई है किसी ऐसे वृक्ष की जो क्या है कि एवरग्रीन नहीं है, मान लीजिए, वो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर मौसम में, सीजन में वो अपनी पत्तियां जो है वो क्या कर देता है, वो गिरा देता है, झड़ा देता है और उसमें केवल टहनियां बच गई। अब उससे क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो उन सूखी टहनियों में आग लग जाएगी, फायर आ गई, जिसको हम लोग जो है जंगल में जो आग लग जाती है, दावानल जिसको बोलते हैं, वो हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक, अब होगा क्या, मान लीजिए, ठीक, हमने क्या किया कि भाई हमने इसी बीच में कुछ एवरग्रीन, सदा हरा भरा रहने वाला जो वृक्ष है उसको हमने इस तरीके से लगा दिया। क्लियर है बात? ठीक, तो ये क्या करेगा भाई, मान लीजिए कि इधर ये आग लग भी गई, ठीक है, तो केवल यही एरिया जो है वो उसका नुकसान होगा, वहां की फॉरेस्ट्री को नुकसान होगा, लेकिन हमने इसको प्रोटेक्ट कर लिया। किसको? ये जो बाकी एरिया है। क्यों? क्योंकि यहां से ये एक सुरक्षा दीवार की तरह काम करेगा। ठीक है, ये जो वृक्ष है, जो सदाबहार वृक्ष है, तो यहां इस एरिया में हमको नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो ये भी क्या होगा, प्रोटेक्शन फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आएगा। क्लियर है इतनी बातें? ओके, अब इसके बाद देखो, चलिए, तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड में हमने क्या देखा, प्रोटेक्शन फॉरेस्ट्री और प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री, ये दोनों ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज सामाजिक वानिकी, सोशल फॉरेस्ट्री। क्लियर है? यानी हम यदि फॉरेस्ट्री कर रहे हैं जिससे कि किसी पर्टिकुलर समाज को, किसी समुदाय को, किसी कम्युनिटी को उससे बेनिफिट मिल रहा है, तो उसको हम लोग सोशल फॉरेस्ट्री कहेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ हम सोशल एस्पेक्ट के लिए हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट्री कर रहे हैं। ओके, तो इसके टाइप्स को देखिए और फर्दर हमने क्लासिफिकेशन किया है, तो इससे और चीजें समझ में आ जाएगी। कैसे? तो इसमें आप देखो, इसमें आपका हो जाएगा, एक तो फार्म फॉरेस्ट्री हो गया, एक एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री हो गया, जो पर्टिकुलर हम लोग अर्बन फॉरेस्ट्री के अंतर्गत भी ले सकते हैं, और फिर एक हो गया आपका एग्रो फॉरेस्ट्री या कृषि वानिकी, या फिर जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए वो आप बोल सकते हो, और एक है रिक्रिएशन फॉरेस्ट्री। अब इस पॉइंट को समझिए। ठीक, जैसे सोशल फॉरेस्ट्री में मान लीजिए जैसे कि ये फार्म फॉरेस्ट्री है, ठीक है, तो फार्म फॉरेस्ट्री में क्या हो जाएगा कि भाई हम फार्मिंग भी कर रहे हैं, ठीक, क्रॉपिंग प्लस फॉरेस्ट्री। क्लियर? ये आपका फार्म फॉरेस्ट्री कहलाएगा। मतलब ये कि जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें तो हम क्या करेंगे, उसमें हम फार्मिंग ही करेंगे, एग्रीकल्चर लैंड में फॉरेस्ट्री नहीं है। क्लियर है? वो तो अदर देन दिस एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है, तो कृषि योग्य जो भूमि है वहां पे हमने कृषि की, लेकिन उसके सपोज मान लीजिए कि किनारे किनारे या मेड़ पर हमने क्या किया, यहां पर हमने अलग अलग जो है क्या कर दिए, वृक्ष लगा दिए। ठीक है, क्लियर? तो ये बड़े बड़े हमने वृक्ष लगा दिए यहां पर। क्लियर है? ये फॉरेस्ट्री हमने कर दी। तो ये क्या हो रहा है कि ये इस फसल को, इस एग्रीकल्चरल लैंड को बचा रहा है। यहां पर भी सॉइल प्रोटेक्शन भी हो रहा है, यहां पर विंड प्रोटेक्शन भी हो रहा है। ठीक है, इस फसल को जो बचा के रख रहा है, तो किनारे किनारे हमने इसको लगा दिया। तो ये क्रॉपिंग भी हो रही है और फॉरेस्ट्री भी हो रही है, दोनों मिलाकर के आपका क्या हो जाएगा, फार्म फॉरेस्ट्री हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक, दूसरी चीज कि पर्टिकुलर जैसे कि किसी पर्टिकुलर विलेज में या पर्टिकुलर रीजन के लोगों को, स्थानीय लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए, उनकी छोटी मोटी जो जरूरतें हैं, ठीक है, उनको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि उनके घर के आसपास उस
एरिया में एक छोटा सा एक फॉरेस्ट्री डेवलप कर देंगे, ठीक है, जहां से उस विलेज के लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, जा करके अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ टिम्बर या लकड़ी अपना लेकर के आ गए, या कुछ छोटी मोटी चीजें जो प्रोडक्ट जो हो गए, बाई प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, जो फल वगैरह हो गए, वो चीजें वो लेकर के आ गए, उनसे छोटा मोटा उनका जीवन यापन चल रहा है, लाइवलीहुड चल रहा है। तो वो जो चीज है वो आपका ग्रामीण जो वानिकी है या कहें कि एग्रो फॉरेस्ट्री जो है उसके अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर है बात? ठीक, ओके। अब बात करते हैं हम लोग अर्बन फॉरेस्ट्री की, ठीक है, शहरी वानिकी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो शहरी वानिकी में क्या 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 होता है, तो इसके अंतर्गत जैसे कि कोई प्लांट कहीं पे लगा है, ओके, अब वो प्लांट लगा है तो भाई उससे क्या होगा, पोल्यूशन भी होगा, है कि नहीं? तो पोल्यूशन होगा तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस होती हैं कि अगर कहीं पे प्लांट आपने लगाया है तो उस प्लांट के ओनर को क्या करना पड़ेगा भाई, एनवायरमेंटल एक्सपेक्ट को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण के को बिना प्रभावित किए आपको काम करना होगा। ये एक गाइडलाइंस होती है, सरकार की भी गाइडलाइंस होती हैं, या फैक्ट्री एक्ट्स भी होती है, पॉलिसीज होती है अलग अलग। तो वो क्या करेगा कि प्लांट तो लगा है, अपने प्लांट के बाहर चारों तरफ क्या करेगा, वो प्लांटेशन कर देगा, वो फॉरेस्ट्री एक छोटी सी डेवलप कर देगा। उससे क्या होगा कि जो उस प्लांट से जो नॉइज निकल रहा है, उस नॉइज पोल्यूशन को भी वो बाकी एरिया को से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उससे वो बचा पाएगा। दूसरी चीज, जो पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, जो चिमनी से जो हानिकारक गैसेस निकल रही हैं, उस प्लांट से जो गैसेस निकल रही हैं, ठीक है, उससे भी कहीं ना कहीं किसी हद तक वो क्या करेगा, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। क्लियर है? मतलब हानिकारक जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसें हैं जिसको जो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत जो वृक्ष हैं वो क्या करती है, वो एब्जॉर्ब कर लेती है। क्लियर है बात? ठीक, तो वो आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा, अर्बन फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर है? ठीक, किसी एक पर्टिकुलर अर्बन एरिया में जैसे कुछ पार्क डेवलप कर देते हैं, गार्डन एक डेवलप कर देते हैं, वो भी फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आएगा, ठीक है, क्योंकि वो आम लोगों को, किसी एक पर्टिकुलर लोगों को क्या कर रहा है, एक सही एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए वो फॉरेस्ट्री डेवलप की गई है। तो ये अर्बन फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आपकी आ जाएगी। ठीक, अब इसी सोशल फॉरेस्ट्री में ही एक एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री भी आता है। ठीक है, एक्सटेंशन इसलिए बोल रहे हैं कि भाई ये पहले से मौजूद था, लेकिन जब एक बड़ा कॉन्सेप्ट आ गया सोशल फॉरेस्ट्री, तो इस एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री को इसी सोशल फॉरेस्ट्री के अंतर्गत ले आए, सामाजिक वानिकी के अंतर्गत। ठीक है, कैसे? तो एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री में आप देखे होंगे कि भाई क्या होता है कि जैसे रोड्स के किनारे, ठीक है, ये रोड्स के किनारे हम लोग क्या कर देते हैं, ये आपका यहाँ पे फॉरेस्ट्री डेवलप कर दी जाती है दोनों किनारों पे। क्लियर है बात? ठीक, या बीच में यहाँ पर आपका रोड के जो डिवाइडर्स हैं, ठीक, ये डिवाइडर्स पर भी क्या कर देते हैं, यहाँ पे डेवलप कर दी जाती है, ऐसा प्लांटेशन कर देते हैं। ठीक है, इससे जो ट्रैफिक है उसकी वजह से जो नॉइज आ रहा है, ठीक, जो गाड़ी मोटर जो ऑटोमोबाइल्स जो चल रही हैं उसकी वजह से जो पोल्यूशन डेवलप हो रहा है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरीके से वहां पर हम इसको एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री के अंतर्गत इसको लेते हैं। यानी कि जो हाईवे कॉरिडोर्स जो आए हैं, है ना, उस हाईवे कॉरिडोर्स में जो ग्रीन कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है वो सारी चीजें इसी के अंतर्गत आती हैं, एक्सटेंशन पॉलिसीज के अंतर्गत या एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री के अंतर्गत। ठीक है, यानी कि एक्सटेंशन वाला जो होता है ये आप समझ लीजिए कि लीनियर होता है। कैसा होता है? लीनियर होगा। ठीक है, या एवेन्यूज जो बनाए जाते हैं वो सब इसी एक्सटेंशन के अंतर्गत ही आएगा। ओके, या फिर जो आपका केनाल फॉरेस्ट्री है, ओके, ये भी इसी के अंतर्गत आएगा, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री के अंतर्गत। ओके, तो ये सब सोशल फॉरेस्ट्री के अंग हैं। फिर आइए रिक्रिएशन फॉरेस्ट्री। रिक्रिएशन यानी कि पुनर्निर्माण करना। ठीक है, मतलब ये कि कहीं पर कोई फॉरेस्ट ऑलरेडी है, ठीक, वहां पर हमने अपने सारे जितने भी एस्पेक्ट है उसको लगाए, यानी कि फॉरेस्ट्री के टेक्निक्स वहां पे हमने लगाए और उसको रिक्रिएट किया। सपोज आपका नया रायपुर का भाई जैसे कि जंगल सफारी है। क्लियर है? अब भाई देखिए, फॉरेस्ट्री में वाइल्ड लाइफ एक्सपेक्ट भी तो है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक आर्टिफिशियल एक उस फॉरेस्ट्री को और डेवलप किया, उसको रिक्रिएट किया। ठीक है, और हमने उसको प्रॉपर मैनेजमेंट, प्लानिंग और इंप्लीमेंटेशन के तहत वहां पे वाइल्ड लाइफ एक हैबिटेट हमने बना दिया। तो ये जो जंगल सफारी है वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? रिक्रिएशन फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आएगा। क्लियर है? यानी कि हमने फॉरेस्ट्री को रिक्रिएट कर दिया। बात समझ में आ गई? ठीक, तो ये आपकी क्लासिफिकेशन है फॉरेस्ट्री की इन जनरल। क्लियर है बात? ओके,
अब देखिए, मैंने आपको फॉरेस्ट भी आपको आज के लेक्चर में बताया और फॉरेस्ट्री भी हम लोगों ने समझ लिया है कि फॉरेस्ट्री का डेफिनेशन क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कि क्यों हम लोग फॉरेस्ट्री पढ़ रहे हैं, और उसका क्लासिफिकेशन हमने देख लिया है। अब इसके बाद इस सिल्वीकल्चर को समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है, जिसके कुछ पॉइंट्स मैंने आपको आज के लेक्चर में बता दिया है, ठीक है, लेकिन वो उसको अब सिल्वीकल्चर से हम कैसे कनेक्ट करेंगे। तो ऑलरेडी आज का जो लेक्चर है वो एक आई थिंक 45-50 मिनट्स का अराउंड बन चुका है, तो इसको यहीं पे आज स्टॉप करते हैं। लेक्चर 2 में मैं आपका जो मेन हमारा CG ACF एग्जाम के हिसाब से जो सिलेबस है, उसका जो पहला टॉपिक है सिल्वीकल्चर, और फिर दूसरा टॉपिक है सिल्वीकल्चर सिस्टम, ठीक है, वन संवर्धन है ना, और वन वर्धन प्रणाली, उसको हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। क्लियर है बात, ठीक है। और अलग से एक मैं आपके लिए MCQ या ऑब्जेक्टिव वीडियो भी एक लेक्चर तैयार करूंगा, ठीक, उसके हिसाब से आप तैयार करिएगा, क्योंकि अभी तक CG ACF का जो हम लोगों ने एग्जाम दिया उसमें ये कृषि और वानिकी वाला जो पोर्शन था उसमें नहीं के बराबर था सिलेबस। अभी इस बार जो है सिलेबस में ये नया जुड़ा है, तो इसके लिए ऑब्जेक्टिव बेस्ड तैयारी या MCQ बेस्ड तैयारी भी बहुत जरूरी है। क्लियर है, तो उसको हम लोग करेंगे। आई होप कि सारा आपका बेसिक आज क्लियर हुआ होगा। ये बेसिक चीजें थी। मेन जो एग्जाम का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर से आपका स्टार्ट होगा। क्लियर है बात, ओके। तो इसके हिसाब से नोट्स बनाइए एंड थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।